सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए निबंध पढ़ने जा रहे हैं और यह निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। लेखक इस निबंध के माध्यम से पाठक से यह प्रश्न करता है, यानी हम लोगों से यह प्रश्न करते हैं कि हमें क्या निराश होना चाहिए या विपरीत परिस्थितियों में निराश होना चाहिए। चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल नहीं। स्थिति मगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। यानी जो लेखक है वो ये बात कह रहे हैं और अमूमन ऐसा होता है कि हम समाचार पत्रों में, न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं या लोगों के मुंह से भी सुनते हैं कि फला जगह चोरों ने चोरी की या जो बूढ़े दंपत्ति थे उनको मार दिया या उनकी हत्या कर दी। इस तरह की इस तरह के जो समाचार हैं अब वो आम हो चले हैं और कहीं पर तो चोरी, डकैती, तस्करी या फिर भ्रष्टाचार बहुत ही कह सकते हैं आम मुद्दा है, जो कहीं ना कहीं समाचार को खबरें प्रदान करते हैं। और इसी तरह से आरोप और प्रत्यारोप का वातावरण कुछ इस प्रकार बन गया है जैसे ऐसा लगता है देश में कोई ईमानदार व्यक्ति बचा ही नहीं है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं संशय, शक की नज़र से देखा जाता है। जो जितने ही ऊंचे पद में होता है उसमें उतने अधिक दोष दिखाए जाते हैं। ठीक है, यानी जो जिस लेवल पर होगा, बड़े लेवल पर होगा, उसमें उतने ही दोष दिखाए जाएंगे। आप जैसे देखते हैं यदि कोई नेता अच्छा कार्य भी करता है या फिर यदि कोई जिला स्तर पर कोई व्यक्ति अच्छा काम करना चाहता है, लेकिन उसमें उतने ही दोष देखे जाते हैं, क्योंकि ये हमारी गलती नहीं है, ये प्रचलन ही कुछ ऐसा हो गया है या सिस्टम ही कुछ ऐसा बना दिया गया है। तो इस प्रकार ऐसा होता है। और एक बहुत बड़े आदमी ने मुझे एक बार कहा था, वही व्यक्ति सुखी है। लेखक इसमें उदाहरण देकर भी अपनी बात को पुष्ट करना चाहते हैं कि जो कुछ नहीं करता है, ठीक है, जो कोई काम नहीं करता, वो उस पर किसी की नज़र नहीं जाती। ठीक है, लोग उस पर किसी तरह की चीटाकशी या दोष नहीं निकालते। जो व्यक्ति काम करता है उसकी काम में गलतियां निकाली जाती है, उसकी आलोचना की जाती है और वो ही हमेशा कहीं ना कहीं विवादों में घिरा होता है। ठीक है, और ऐसा लगता है जैसे कि हम यदि कोई गलती करता है तो हम केवल उसके दोषों का क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं या उसमें कितने दोष हैं हर तरफ से उसको दोषी मानते हैं। लेकिन क्या उस व्यक्ति में कोई गुण हो या गुण होंगे, उन गुणों का उजागर हम लोग नहीं करते और हम केवल अब दोष तलाश करने में ही लगे हैं, गुणों को हम भूलते जा रहे हैं। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? अब लेखक ये प्रश्न करते हैं, क्या इस तरह के भारत का सपना इन लोगों ने देखा था कि
हम लोगों में दोषारोपण करें, लोगों में दोष देखें? क्या केवल यही सपना देखा था? भारत को आज़ाद करने से पूर्व इन सेनानियों ने रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया? यानी जो रविंद्रनाथ ठाकुर जी ठाकुर थे, मदन मोहन मालवीय थे, उन्होंने जिस महान संस्कृति का सपना देखा था, या मतलब कह सकते हैं जिस महान भारतवर्ष का सपना देखा था, वो कहीं ना कहीं अतीत इतिहास के गह्वर यानी गहराइयों में डूबता जा रहा है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। लेकिन लेखक अब ये भी आश्वासन दे रहा है, या उनके भीतर ये भी एक आशा बाकी है कि इस तरह से जो सपना उन्होंने देखा था, कहीं ना कहीं वो आज भी जिंदा है। और भारत विभिन्न परिवर्तनों का देश मैं इसे कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी जातियाँ आई रहीं और यहीं की होकर रह गई, और कुछ लोग यहाँ से गए भी। इसलिए इसे आर्य और द्रविड़, हिंदू मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि कहा जाता है, क्योंकि इस स्थान पर बहुत सारे लोगों ने आगमन किया। यहाँ की संस्कृति के कुछ तत्वों को वो अपने साथ ले गए, और अपनी संस्कृति के कुछ तत्वों को उन्होंने यहाँ छोड़ दिया। इसलिए इसे मानव महासमुद्र कहा गया है। तो क्या ये सूख गया है? ऐसा प्रश्न लेखक के मन में उठता है, और लेखक कहते हैं, मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषी यानी जो बुद्धिजीवी थे, उनके सपने का भारत हमेशा जीवित रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। यानी जो व्यक्ति ईमानदारी से काम कर रहा है, मेहनत से काम कर रहा है, वो पिस रहा है, वो ज़्यादा कष्ट में है। और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। यानी जो ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझने लगा है कि जो व्यक्ति ईमानदार होगा वो मूर्ख होगा, और जो सच्चाई है, ठीक है, वो क्या है, जो कमज़ोर और बेबस लोगों के हिस्से डाल दी गई है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि हम ईमानदारी क्यों करें, है ना, हम बेईमानी से क्यों ना आगे बढ़ें। इस तरह की जो भावना है वो धीरे धीरे विकसित हो रही है, और ये सही भावना नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। यानी जो भारतवर्ष है, अगर हम पहले से भी देखें तो भारत कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह पर विश्वास नहीं करता, या उसके संग्रह में बढ़ावा नहीं देता, या कह सकते हैं कि भोग विलास की ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरित नहीं करता। यहाँ पर आध्यात्म और योग की भूमि भी इसे कहा जाता है, जहाँ पर मन मस्तिष्क को किस तरह से नियंत्रित किया जाए, किस तरह से सांसारिक मोह को नियंत्रित किया जाए, इस तरह की जो भावना है या उसका जो गुण है वो यही है। और इसी को चरम और परम यानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, कि अंत में व्यक्ति को क्या करना है, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है। तो ये संसार है, यहाँ पर व्यक्ति मनुष्य जीवन में जब आता है तो क्या होता है, वो अपने
इस जीवन से मोक्ष की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता है। और यहाँ ये संसार एक ऐसा पड़ाव है जहाँ पर व्यक्ति को स्वयं पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, ऐसा हमारी संस्कृति में माना गया है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपनी मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। यानी कि हमारे देश में लोभ, मोह, काम, क्रोध क्या है, व्यक्ति के स्वाभाविक गुण हैं। ठीक है, ये हमारे मूल गुण हैं और ये सभी में होंगे, पर इन्हें प्रधान शक्ति मान लेना गलत है। इन्हीं से आप संचालित हो रहे हैं, ये गलत है। अपने मन को और बुद्धि को स्थिर करने की आवश्यकता भी है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना कि हम इन्हीं के इशारों पर जिएं, ऐसा नहीं मानता भारतवर्ष। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यानी यदि कोई व्यक्ति भटक जाता है या बीमार होता है या फिर भूखा होता है, तो उसके इन स्थितियों से उबरने के लिए कोई न कोई मार्ग खोजने की आवश्यकता ज़रूरी है। उपायों की उपेक्षा यानी नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते। चलिए बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, अगली कक्षा में पाठ को आगे पढ़ेंगे।